इसी वजह से यहाँ लगाते हैं। नहीं, बहुत सही है, आ जाइए। आज इतनी संख्या कम क्यों है? हाँ, तो त्यौहार आज है, ठीक है, महिलाओं का त्यौहार है, सबका तो है नहीं है। हाँ, मौका चाहिए। मैंने आपको प्रोकैरियोटिक सेल कंप्लीट कर दिया था, इधर देखिए, प्रोकैरियोटिक सेल कंप्लीट हो गया था। आगे दिया वो प्लांट और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस होता है सबको पता, थोड़ा सा रिवाइज कर लिए तभी टॉपिक शुरू करते हैं। एक साइड में प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है, डायग्राम बना हुआ है एनसीईआरटी में। प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है। प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं है, ठीक। और दूसरा डिफरेंस, प्लांट सेल में रिजर्व फूड कैसा होता है, स्टार्च। रिजर्व फूड क्या है, यहाँ पर स्टार्च है, यहाँ क्या है, ग्लाइकोजन, ग्लूकोज नहीं है। ग्लूकोज रिजर्व फूड नहीं होता है, ठीक है, ग्लाइकोजन है, इकट्ठा रहता है फूड। और क्या डिफरेंस होता है, प्लांट सेल में वैक्यूल्स जो होती हैं बड़ी होती हैं एंड लेस इन नंबर, संख्या में कम है और साइज में क्या है, बड़ी है। आप एनसीईआरटी में डायग्राम बना हुआ है प्लांट सेल का, वहां पर आप देखेंगे वैक्यूल्स का साइज बहुत बड़ा है। एनिमल सेल में वैक्यूल का साइज क्या होता है, छोटी छोटी वैक्यूल्स होती हैं और संख्या में ज्यादा होती हैं। प्लांट सेल में वैक्यूल्स क्या है, साइज में बड़ी है और संख्या में कम है। कितनी होती है संख्या में, 1 या 2, 10-12 वैक्यूल्स नहीं होती हैं, 1 और 2 वैक्यूल्स होती हैं। समझ, वैक्यूल्स इतनी बड़ी होती है कि न्यूक्लियस को भी किनारे कर देती है। कहा जाए प्लांट सेल में न्यूक्लियस सेंटर में होता है कि किनारे होता है, तो किनारे के साइड में। वैक्यूल्स होने की वजह से न्यूक्लियस थोड़ा सा साइड में शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। तो अगला डिफरेंस यही है, यहाँ वैक्यूल्स क्या होते हैं, वैक्यूल्स लार्ज होगा एंड लेस इन नंबर, संख्या में कम है। एनिमल सेल में वैक्यूल्स मोर इन नंबर और स्मॉल होगा एंड मोर इन नंबर। और डिफरेंस बताइए, और डिफरेंस है कि सेंट्रीओल यहाँ पर क्या है, एब्सेंट है, और यहाँ पर क्या है, सेंट्रीओल प्रेजेंट होता है। अगला डिफरेंस न्यूक्लियस का होता है, न्यूक्लियस एट पेरिफेरी, इधर साइड में है, पेरिफेरी की डायरेक्शन में है, सेंटर में नहीं है। और यहाँ क्या है, न्यूक्लियस एट पोजीशन में है। अब बताइए इसके अलावा और डिफरेंस कोई, और प्लांट एनिमल सेल में क्या अंतर है। हाँ, प्लास्टिड्स प्रेजेंट में, वहाँ एब्सेंट है, कोई बात नहीं, सब जानते हैं, ठीक है, क्लास 6 से पढ़ते आए हैं। और बताइए माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कहाँ ज्यादा होगा, माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ ज्यादा होंगे, एनिमल सेल में, क्योंकि एनिमल सेल आर मोर एक्टिव, ज्यादा एक्टिव होती हैं। प्लांट सेल एक्टिव कम है, प्लांट स्टेबल होते हैं, मूव नहीं करते हैं, एनिमल्स मूव करते हैं, वर्क करते हैं दिन भर, ठीक। यहाँ पर क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया लेस इन नंबर, लेस इन नंबर, संख्या में कम है, और माइटोकॉन्ड्रिया मोर इन नंबर, यहाँ पर नंबर ज्यादा होगा, ठीक है। गोल्गी बॉडी की संख्या कहाँ ज्यादा कहाँ कम, सोच के बताइए, गोल्गी बॉडी कहाँ ज्यादा कहाँ कम होगा,
जो सेल जितनी ज़्यादा एक्टिव होती है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया उतनी ज़्यादा होते हैं, ठीक है, जरूरत ज़्यादा है। और जो सेल ज़्यादा एक्टिव है इसका मतलब उस सेल में काम बहुत हो रहा, वर्क बहुत चल रहा, तो वेस्ट भी ज़्यादा बनेगा, ठीक है, प्रोडक्ट भी तो ज़्यादा बनेगा। एनिमल सेल में वर्किंग पावर ज़्यादा काम करती है, तो डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट बनते रहते हैं, उनका मॉडिफिकेशन कराना पड़ता है, प्रोसेसिंग करानी पड़ती है, तो गोल्गी बॉडी का काम लगता है। गोल्गी बॉडी यहाँ कम होती है, वहाँ ज़्यादा, ठीक है। गोल्गी बॉडी लेस इन नंबर, यहाँ क्या है, मोर इन नंबर। लाइसोसोम्स कहाँ प्रेजेंट, कहाँ एब्सेंट? लाइसोसोम्स डाइजेस्टिव बैग्स किसको बोलते हैं, यहाँ एब्सेंट होते हैं लाइसोसोम, वहाँ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अगला लिखिएगा, लाइसोसोम्स एब्सेंट हैं और वहाँ क्या है, प्रेजेंट होते हैं। ये डिफरेंस होता है। और एक डिफरेंस बचा हुआ है, सेल डिवीजन कोर्स का विभाजन पढ़ा है आपने। साइटोकाइनेसिस होती है प्लांट में भी और एनिमल में। यहाँ जो साइटोकाइनेसिस होती है उसमें सेल प्लेट बनती है, पता है सेल प्लेट। देखिए जब दो सेल में ये न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा, अब किसकी बारी है, सेल के साइटोप्लाज्म डिवाइड होने की। प्लांट सेल में यहाँ बीच में क्या बनता है, सेल प्लेट, और ये सेल दो पार्ट में टूट जाती है। एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस का मतलब कोश का द्रव का विभाजन होना। पहले न्यूक्लियस का विभाजन होता है, उसके बाद कोश का द्रव। तो जब न्यूक्लियस विभाजित हो गया, कोश का द्रव कैसे विभाजित होता है, कोश का तरीका अलग है। उसका तरीका ये है कि इमेजिनेशन होता है, थोड़े से तरीके से बनेगा ये, और ये आगे बढ़ेगा, दोनों की साइड में जुड़ जाएगा, और सेल दो पार्ट में टूट जाएगा, ठीक है। तो अगला डिफरेंस है, देखिएगा इसमें साइटोकाइनेसिस कैसे होती है। साइटोकाइनेसिस बाय सेल प्लेट फॉर्मेशन, यहाँ पर सेल प्लेट बनती है, और यहाँ होता है बाय इम्प्रेगनेशन, बाय इम्प्रेगनेशन, ठीक है। उसका बारे में पढ़ेंगे कितना अंतर है, बुक में देख लीजिए सब डिफरेंस। डायग्राम बुक में लिखा नहीं है थ्योरी में, लेकिन वो डायग्राम को बना करके डिफरेंस बताए हैं। अब पढ़ते हैं सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, ध्यान समझिएगा ये सेल मेम्ब्रेन बहुत बड़ा टॉपिक है। जल्दी से लिख लीजिए इसको। अब देखिए प्रोकैरियोट खत्म हो गया, अब हम यूकैरियोट पढ़ाना चाह रहे हैं, ठीक है। अब क्या चल रहा है इसके बाद, यूकैरियोट। अब सारी चीजें यूकैरियोट की चल रही है। सेल मेम्ब्रेन बताएंगे, वो काम बताएंगे कौन कौन से होते हैं वो। सेल बना दे तो उसके बाद बताइए कि इसके अंदर सेल कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये किसी यूकैरियोटिक सेल का डायग्राम, एनसीईआरटी में 2 डायग्राम बने हैं, पादप और एनिमल सेल। प्लांट और एनिमल सेल का डायग्राम, वो दोनों क्या है, यूकैरियोटिक सेल है। दोनों क्या है, यूकैरियोटिक सेल है, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल में बाहर क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन, क्या होगा, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, कोशिका झिल्ली। अगर वो प्लांट है तो बाहर कोशिका भित्ति भी होगा, सेल वॉल भी होगा, ठीक है। इसके बाद क्या मिलेगा आपको, न्यूक्लियस मिलेगा, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, उसमें गुणसूत्र क्रोमोसोम नजर आएंगे। और क्या होगा, डायग्राम नहीं बनाइए, समझ लीजिए, मैं पार्ट बता रहा हूँ यूकैरियोटिक सेल में क्या क्या होता है। इसके बाद आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नजर आएगा, यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, ये भी पढ़ेंगे। यहाँ क्या होता है, गोल्गी बॉडी होती है, इसको भी पढ़ना, गोल्गी बॉडी, ठीक है। और क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, इनको पढ़ना है। और क्या होगा, लाइसोसोम होगा, ये सब कोशिकांग है। क्या है ये सब, कोशिकांग। एक एक करके सब पढ़ेंगे। लाइसोसोम हो गया, और कौन सा कोशिकांग है, राइबोसोम। राइबोसोम पढ़ लिया आपने, मैंने राइबोसोम दोनों में मिला करके एक साथ बता दिया था। साइड का साइटोप्लाज्म, बचा हुआ भाग साइटोप्लाज्म। एक चीज समझ सकते हैं यहाँ पर कि प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म में क्या डिफरेंस है बताइए। प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म में क्या अंतर होता है, बोलिए। प्रोटोप्लाज्म जो है सेल मेम्ब्रेन के अंदर का सारा भाग, सेल मेम्ब्रेन के अंदर का सारा भाग प्रोटोप्लाज्म है, ठीक है। तो सेल के अंदर जितना भी आपको दिख रहा है अंदर सेल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ, तो सब क्या है, प्रोटोप्लाज्म। उसके दो भाग, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस।
बाकी न्यूक्लियस को जोड़ लेंगे तो प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन देखिए, सेल मेम्ब्रेन इसमें से बताइए, सेल मेम्ब्रेन को सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने बताया था कि पौधों में मेम्ब्रेन होती है या किसी भी चीज में उसका कला होती है? किस वैज्ञानिक ने बताया कि जीवों में कोशिका कला होती है? कोशिका कला की उपस्थिति को सबसे पहले किसने दर्शाया? स्वान ने? नहीं, स्वान, मैंने आपको स्लाइडर इन स्वान का नाम बताया था, उस समय मैंने दो चीज बोला था, स्लाइडर बॉटनिस्ट, स्वान जोलॉजिस्ट। स्वान ने दो चीजें बताया, उन्होंने बताया कि जब, क्योंकि देखिए स्वान जो थे वो जोलॉजिस्ट थे, क्या थे? जोलॉजिस्ट, लेकिन बॉटनी पर भी अध्ययन किया था। ठीक है, उन्होंने कहा कि जब कोशिकाओं में कोशिका कला होती है, एनिमल सेल कंटेन द सेल मेम्ब्रेन, और प्लांट सेल में बोला था कि कोशिका भित्ति। सबसे पहले कोशिका भित्ति और सेल मेम्ब्रेन के बारे में किसने बताया? स्वान ने, याद रखिए। डिटेल स्ट्रक्चर नहीं बताया था, अंदर क्या होता है ये नहीं बताया, तो आगे साइंटिस्टों ने बताया, लेकिन सबसे पहले बताया ऐसी भी कोई चीज होती है, लिखेंगे स्वान, SCHWAN, स्वान फर्स्ट आइडेंटिफाइड सेल मेम्ब्रेन। सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन के बारे में पता किसने लगाया? स्वान ने। कहाँ पर? ये एनिमल सेल, लेकिन एनिमल के अलावा और भी जगह पर है, और भी जगहों पर सेल मेम्ब्रेन होती है ना। उन्होंने एनिमल सेल में सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन को देखा। ठीक, अब इसकी सेल मेम्ब्रेन होती है, और एक वर्ड है सेल मेम्ब्रेन, एक वर्ड होता है बायो मेम्ब्रेन। किसी को डिफरेंस पता हो तो बताइएगा, बायो मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन में क्या अंतर होता है? झिल्ली कहाँ होती है बोलेंगे? कोशिका में बाहर एक झिल्ली है, और कहीं पर है? जितने कोशिकांग को सेल ऑर्गेनेल्स, उनकी भी तो अपनी मेम्ब्रेन है। माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर मेम्ब्रेन, क्लोरोप्लास्ट के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर, सारी झिल्लियों को मिला करके बायो मेम्ब्रेन। सारी झिल्लियों को मिला लेंगे तो क्या बनेगा? बायो मेम्ब्रेन बोलते हैं। उसमें सेल मेम्ब्रेन बाहर की साइड पर, बाकी क्या है जितनी भी झिल्लियां होती हैं कोशिकांग के ऊपर, सबको जोड़ लेंगे तो बायो। सेल मेम्ब्रेन प्लस लिखेंगे मेम्ब्रेन्स ऑफ ऑल सेल ऑर्गेनेल्स, जितने कोशिकांग होते हैं उनकी मेम्ब्रेन को मिला लेती तो बायो मेम्ब्रेन बन गया। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन को का इंटरनल स्ट्रक्चर जब अध्ययन किया गया तो कब किया गया? जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर किया। ठीक है, 1952 के बाद में जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई तो जा करके सेल मेम्ब्रेन का डिटेल स्ट्रक्चर पता लगा कि सेल मेम्ब्रेन अंदर से होती कैसे है। समझ में आया? बाहरी लाइन लिखिएगा कि डिटेल स्ट्रक्चर ऑब्जर्व किया गया आफ्टर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन किस किस चीज की बनी होती है, क्या क्या होता है कोशिका झिल्ली में लिखेंगे। आपको मिलेगा इसमें प्रोटीन्स मिलता है, और क्या मिलता है? लिपिड्स मिलते हैं, और बताइए कार्बोहाइड्रेट होगा, कार्बोहाइड्रेट। समझ आया? कितना चीजें होती है सेल मेम्ब्रेन में। कुछ अमाउंट में वाटर का कंटेंट भी लिखा जाता है, कहीं पे लिखा रहता है कि वाटर भी होता है। मेन ये तीन चीजें हैं, समझ लीजिए। आप सब लोग जानते हैं लिक्विड सेल मेम्ब्रेन का डायग्राम ऐसे पढ़ते हैं, आपने पढ़ते आए हैं इस तरीके से। ये देखिए, अभी इसी को डिटेल में समझाना है तो ये जो इस तरीके से बना हुआ ये क्या है? लिपिड है। ये क्या है? प्रोटीन है। दो चीजें जानते हैं ना, उनका डायग्राम एनसीईआरटी में बना हुआ है। इसके बाद डायग्राम में देखिए इस तरीके से निकाला गया है। ये देखो, यहाँ से ऐसे कुछ बाहर की तरीके से संरचना निकल रही है, ऊपर लहरा रही है। ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट है।
ये आता है कि लिपिड में क्या क्या हो सकता है। लिपिड में आप बोलेंगे फॉस्फोलिपिड। कौन सा लिपिड? फॉस्फोलिपिड। ठीक है, लिपिड्स। इसी को फॉस्फोग्लिसराइड बोलते हैं। फॉस्फोग्लिसराइड, ये बुक में लाइन लिखी हुई है, देखिए पढ़ेंगे। फॉस्फोग्लिसराइड क्या हुआ है। दूसरा लिपिड बोलेंगे कोलेस्ट्रॉल होता है, वही होते हैं। तीसरा कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि सेल मेम्ब्रेन कंटेन का, सेल मेम्ब्रेन का कौन सा लिपिड होता है? फॉस्फोलिपिड। ठीक है, ऐसा लिपिड जिसके साथ फास्फोरस लगा होता है। और इस फॉस्फोलिपिड को क्या बोलते हैं? फॉस्फोग्लिसराइड। क्योंकि लिपिड का दूसरा नाम ग्लिसराइड होता है। ट्राइग्लिसराइड क्या है? केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, लिपिड होते हैं। फैट समझिए, क्या है ये? फैट है। फॉस्फोग्लिसराइड भी बोलते हैं फॉस्फोलिपिड। ये वाला लिपिड होता है। कार्बोहाइड्रेट में कौन सा? कार्बोहाइड्रेट में क्या होगा? हाँ, ग्लाइको। एक नाम है उसका। हाँ, ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन होती है। समझ में आया? कार्बोहाइड्रेट रहने दीजिए, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, अभी समझा देंगे। कितनी चीजें हो गई। अब एक चीज समझना है, जितनी भी सेल मेम्ब्रेन होती है, चाहे प्लांट में हो, चाहे एनिमल में हो, चाहे बैक्टीरिया। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन जो होती है उसमें प्रोटीन और लिपिड का परसेंटेज फिक्स नहीं होता है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन लिपिड का परसेंटेज फिक्स नहीं है। लेकिन बुक में एक का डाटा दिया हुआ है, किसका? ह्यूमन आरबीसी। सबसे पहले किसका सेल मेम्ब्रेन का अध्ययन किया गया था? तो बोलेंगे ह्यूमन आरबीसी। मनुष्य की आरबीसी की कोशिका कला का सबसे पहले अध्ययन किया गया था। ठीक है, तो आगे लिखेंगे यहाँ पर ह्यूमन आरबीसी। ह्यूमन की जो आरबीसी होती है, या एक पॉइंट लिखिएगा, अमाउंट ऑफ लिपिड का एंड प्रोटीन का जो रेशियो होता है वो क्या करता है? डिफर होता है। डिफर इन ऑल सेल मेम्ब्रेन। जितनी सेल मेम्ब्रेन हैं सभी में प्रोटीन और लिपिड का रेशियो डिफर करेगा। ह्यूमन आरबीसी में फिक्स है, डाटा दिया है। ह्यूमन आरबीसी का है, इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। ह्यूमन आरबीसी में 52% क्या है? प्रोटीन है, और प्लस 40% में है लिपिड। कोई जरूरी नहीं है लिपिड कम नहीं होता है, लिपिड ज़्यादा भी हो सकता है, लिपिड ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन ह्यूमन आरबीसी में लिपिड कम होता है। समझ में आ रहा है? हाँ, बाकी बाकी क्या है? इसके अलावा क्या बचा? तो बचा कितना परसेंटेज? 18% बचा ना? 18 नहीं, कितना बचा? तो 8% में बचा ये कार्बोहाइड्रेट का वाटर कंटेंट। समझ में आया? जो बचा वो ये सब। तो आपने पढ़ लिया कि लिपिड सेल मेम्ब्रेन किस किस चीज का बना होता है? प्रोटीन और लिपिड का मेनली बना होता है। ठीक है, एक चीज और क्वेश्चन आता है कि सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है? फ्लूइड नेचर की। फ्लूइड समझ रहे हैं ना? जैसे जेल ना तो सॉलिड है ना लिक्विड है, जेल लाइक बाल में लगाने वाला जेल में होता ना, उस तरीके से है, बह नहीं सकता। सेल मेम्ब्रेन बह नहीं सकती है, वो जेल लाइक है। तो जेल लाइक को बोलते हैं वर्ड। अगला पेज पढ़ने में लिखा क्वासी फ्लूइड इन नेचर। नेक्स्ट पेज पर ऊपर की 2-3 लाइनों में लिखा गया है कि सेल मेम्ब्रेन जो होती है, सेल मेम्ब्रेन इज क्वासी फ्लूइड इन नेचर। क्वासी फ्लूइड इन नेचर। नेचर में कैसी है वो? क्वासी फ्लूइड का मतलब होता है जेल लाइक, कैसे? जेल की तरीके से। पूरा फ्लूइड नहीं है वो, क्वासी फ्लूइड है। ठीक है, जेल लाइक होती है। तो सेल मेम्ब्रेन में ऐसा क्या होता है जो उसको जेल लाइक बना देता है? तो लिपिड, जो लिपिड होते हैं ना, इस सेल मेम्ब्रेन को फ्लूइडिटी देते हैं।
अमीबा अपना पैर बना ले जाता। सेल मेम्ब्रेन इलास्टिक होती है, खींच सकती है, ठीक है। सेल है, ये सेल अमीबा जो भोजन करता है, ये देखिए सेल अंदर की साइड में सेल मेम्ब्रेन अंदर चला गया। क्या पौधों में ऐसा होता है? पौधों में ये सब सिस्टम नहीं है। पौधों में बाहर एक कोशिका गिरती है जो कि हार्ड होती है, वो अंदर और बाहर मूव नहीं कर सकती है, लेकिन एनिमल सेल में केवल सेल मेम्ब्रेन होता है, इसलिए वो सेल मेम्ब्रेन इधर से उधर मूव कर सकती है। तो सेल मेम्ब्रेन में ऐसा क्या है जो मूवमेंट हो रहा है? लिपिड। लिपिड की वजह से फ्लूइडिटी नजर आ रही है। फ्लूइडिटी समझ रहे हैं ना, इलास्टिक नेचर है। तो यहाँ लिखे गए कि फ्लूइड नेचर, फ्लूइडिटी एंड सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन में जो फ्लूइडिटी है वो किसकी वजह से है? लिपिड्स। और इस पर आप क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। लिपिड की वजह से सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है? फ्लूइड लाइक होती है। एक चीज और देखिए, सबको सेल मेम्ब्रेन का भी मैं मॉडल नहीं बताया है, अभी ऐसे समझिए। ये सबको पता है तरीके से प्रोटीन्स होती हैं, जानकारी है ना। लिपिड और ये बीच में प्रोटीन। लिपिड की कितनी लेयर होती है सेल मेम्ब्रेन में? 2 लेयर, ठीक है। एक कोशिका कला में लिपिड की 2 परतें होती हैं, बीच बीच में प्रोटीन लगी होती है, ऊपर भी होगी, नीचे बीच में होगी, कुछ पूरी लंबाई में, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन में जो ये लिपिड हो गया, ये क्या कर रहा है? फ्लूइडिटी दे रहा है, ठीक है। और प्रोटीन्स जो होती हैं, प्रोटीन्स इनका मूवमेंट हो सकता है। जैसे पानी के गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा रख दीजिए तो बर्फ का टुकड़ा ऊपर नीचे मूव करता रहता है, ठीक है। तो ऐसे क्यों मूव करता है? अगर वो पानी की वजह से तो मूव कर रहा है ना, पानी तो उसको मूव करा रहा है, समझ में आ रहा है। ऐसे ही सेल मेम्ब्रेन में ये लिपिड है, इसको आप पानी समझ लीजिए, ये क्या कर रहा है? फ्लूइड नेचर दे रहा है, जिसकी वजह से ये प्रोटीन ऊपर नीचे मूव करती रहती हैं। प्रोटीन्स कभी फिक्स नहीं होता है। कोशिका कला की जो प्रोटीन्स हैं वो फिक्स नहीं है, ऊपर नीचे मूव कर सकती हैं। तो एक लाइन लिखा है, ऐसे मूवमेंट को क्या बोलेंगे? लेटरल मूवमेंट। लेटरल समझ रहे हैं ना? लेटरल तो वैसे तो देखा जाए ऐसे ऐसे होता है, ये लेटरल है ना। वहाँ तो ऐसे पूरा वर्टिकल कहेंगे नहीं। आप इसको देखिए, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन है ये ना, 2 लेयर है, ठीक है। 2 लेयर में इसको ऐसे ऐसे समझना, ये मूवमेंट ऐसे ऐसे, ये लेटरली बोला जाएगा, ठीक है। प्रोटीन्स का अंतर हो रहा है, प्रोटीन्स का लेटरल मूवमेंट जो हो रहा है सेल मेम्ब्रेन में, वो ड्यू टू द लिपिड्स, ठीक है। तो आगे लिखिएगा, प्रोटीन्स लेटरली मूव करती हैं बिटवीन इसके बीच में, लिपिड लेयर के बीच में, लिपिड लेयर। और ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू फ्लूइडिटी। ये सब फ्लूइडिटी के कारण हो रहा है। तो प्रोटीन्स का लेटरल मूवमेंट चलता है, तो इसकी वजह से है फ्लूइड नेचर ऑफ द सेल। अब इसके बाद में नीचे के पैराग्राफ पर आएंगे, इसमें आगे लिखा है कि इसका फायदा क्या है। सेल मेम्ब्रेन फ्लूइड नेचर की कोई फायदा वायदा है इसका? लाइन से इसके 3-4 बेनिफिट लिखे हैं। तो आगे लिखेंगे, एडवांटेज ऑफ फ्लूइड नेचर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। इसका फायदा देखिए क्या है? सेल मेम्ब्रेन, अगर सोचिए सेल मेम्ब्रेन हार्ड होती, वो फ्लूइड नेचर की नहीं होती, थोड़ा नुकसान हो जाता। इसका फायदा क्या है? पहला फायदा है सेल में ग्रोथ। आप सबको पता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। या सेल जो होती है छोटी होती है, बड़ी हो जाती है। क्यों ऐसा होता है? बड़ी हो जाती है क्योंकि सेल में इलास्टिसिटी है मेम्ब्रेन। कोशिका कला में क्या है? इलास्टिसिटी है, वो खिंच सकती है। तो जब सेल में ग्रोथ होती रहती है तो इसमें क्या है? इलास्टिसिटी जो बड़ा है, बुलाते रहिए तो उतना बड़ा हो जाएगा। क्यों होगा? इलास्टिक है। बैलून क्या है? इलास्टिक नेचर का है ना, तभी तो जो एक्सपेरिमेंट निकाला वही सेल मेम्ब्रेन समझिए। वो सेल मेम्ब्रेन इसकी चली जाए तो सेल में ग्रोथ होती है। दूसरा फायदा क्या है? फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन। फॉर्मेशन ऑफ इंटर, यही ऑप्शन में आएगा, फॉर्मेशन ऑफ
जंक्शन बताया था, टाइट जंक्शन, एयर जंक्शन, एडेरिक जंक्शन। याद आया? दो सेल के बीच में जो कनेक्शन है वो जंक्शन है। कैसे बनता है? सेल मेम्ब्रेन से तो बनता है। अगर सेल मेम्ब्रेन आपस में ना अटैच हो तो जंक्शन नहीं बनेगा। समझ आ रहा है? सेल जंक्शन सेल मेम्ब्रेन के कारण। अगला दूसरा बता दीजिए, क्या लिखा हुआ है? सेल सीक्रेशन। सेल सीक्रेशन, सीक्रेशन का मतलब होता है स्रावण। सेल जब कुछ चीज बनाती है, बना करके जो बाहर रिलीज कराती है तो उसको क्या बोलते हैं? सेल सीक्रेशन है, जिसे स्रावण बोलते हैं। ये सेल मेम्ब्रेन के कारण होगा। ठीक है, अगला फायदा क्या है? एंडोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस नहीं लिखा, कोई बात नहीं है। अमीबा जो होता है भोजन जब लेता है किस प्रोसेस से? एंडोसाइटोसिस से। सेल मेम्ब्रेन अंदर की साइड में जाती है, भोजन अंदर चला गया। ठीक है, ये सेल से बडिंग हो रही, सेल से बडिंग होती है तो देखिए ये देखिए बाहर की साइड में चली गई सेल मेम्ब्रेन। ये सारी चीजें हैं इसमें। और कोई अपडेट कर देना? सेल डिवीजन देखिए 5 नंबर में सेल डिवीजन। सेल डिवीजन, सेल डिवीजन समझ रहे हैं? एनिमल सेल में जब सेल डिवीजन होता है तो एनिमल सेल अभी मैं बता रहा था, ये सेल मेम्ब्रेन क्या करेगी? इलास्टिक जाएगी, अंदर की साइड में जाएगी, ये इधर की साइड में जाएगी, तो क्या डिवाइड सेल। प्लांट सेल में ऐसा नहीं होता, प्लांट सेल में तो सेल प्लेट बनती है। तो एनिमल सेल में होता है सेल डिवीजन में सेल मेम्ब्रेन पार्टिसिपेट करती है। ठीक है, ये प्योरिटी का फायदा होता है। अच्छा, कहा जाए सेल मेम्ब्रेन के क्या काम होता है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन? क्या बताएंगे? यही फंक्शन भी तो हो सकता है, यही सेल मेम्ब्रेन की कोशिकावृत्ति के कार्य भी हो सकते हैं ना, लेकिन इसके अलावा और भी काम है। ठीक है, और चूंकि ये क्या है? ये वो काम है जो उसके फ्लूइड नेचर की वजह से जनरेट होता है, फ्लूइड नेचर। और भी काम है जो आगे लिखे और इसके बाद हम लोग मॉडल पढ़ लेते हैं सेल मेम्ब्रेन का मॉडल। ठीक है, सबसे बेस्ट एक्सेप्टेड मॉडल किसका था? सिंगर और निकलसन साइंटिस्ट। मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर सेल मेम्ब्रेन अंदर से देखने में कैसी लगती है, लिखेंगे मॉडल्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन। देखिए, थोड़ा सा पिछले मॉडल का भी अध्ययन कर लेना जरूरी है। ये तो सिंगर निकलसन का रिसेंट मॉडल है ही है। पहले साइंटिस्ट क्या मानते थे? सबसे पहले साइंटिस्ट थे ओवरट्रॉन। ओवरट्रॉन एक साइंटिस्ट का नाम है। ये मानते थे कि सेल मेम्ब्रेन केवल लिपिड का बना है। किसका बना है? लिपिड, प्रोटीन नहीं है। सेल मेम्ब्रेन ओनली मेड बाय लिपिड, केवल लिपिड का बना। इसके बाद साइंटिस्ट जो आए उनके नाम क्या है? डॉल्सन एंड गैलीली। और एक साइंटिस्ट है रॉबर्टसन। इन दोनों ने क्या बोला? इन्होंने बोला सेल मेम्ब्रेन में लिपिड भी है और प्रोटीन भी है। कैसे समझाया? जस्ट लाइक द सैंडविच। सैंडविच सबने देखा है, दो ब्रेड इसके बीच में मटेरियल भरा होता है। उन्होंने बोला कि सेल मेम्ब्रेन सैंडविच लाएगी, दोनों ने बोला। ठीक है, उन्होंने क्या बोला कि सेल मेम्ब्रेन जो है, सेल मेम्ब्रेन लाइक सैंडविच। उसमें कौन कौन सी लेयर है? इन्होंने बोला, देखिए इन्होंने कहा कि देखिए ऊपर की लेयर प्रोटीन की है, नीचे भी प्रोटीन की लेयर है, बीच में क्या है? लिपिड है। लिपिड की एक लेयर है, लिपिड की एक लेयर मतलब एक ही लेयर है लिपिड। ये प्रोटीन की लेयर की लिपिड में यहाँ लिख दे रहा हूँ, लिपिड सैंडविच है। इसके बीच में प्रोटीन की लेयर के बीच में लिपिड सैंडविच। लेकिन जो प्रोटीन की लेयर है वो कंटिन्यूस नहीं है, लगातार नहीं है। देखिए प्रोटीन जो है वो क्या टुकड़ों में छोटा छोटा प्रोटीन लगा जिसमें गैस भी है। देख रहे हैं, प्रोटीन लेयर इज नॉट कंटिन्यूअस। रॉबर्टसन ने इसी को थोड़ा चेंज कर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा है प्रोटीन की लेयर कंटिन्यूअस है, कटिंग वटिंग नहीं है, बीच में लिपिड की लेयर है। ये बात सही है आपकी, आपने बताया कि बीच में लिपिड की लेयर है, लेकिन प्रोटीन क्या रहेगा? कंटिन्यूअस है। समझ रहे ना? ये है लिपिड और ऊपर
क्या है? प्रोटीन, नीचे भी क्या है? प्रोटीन है। दोनों के मॉडल में डिफरेंस समझ रहे हैं? बस केवल अंतर इतना है कि यहाँ प्रोटीन की लेयर कंटिन्यूस नहीं है, यहाँ प्रोटीन की लेयर कंटिन्यूस। तो हालांकि ये मॉडल आता नहीं है, लेकिन समझना जरूरी है कि पहले लोग क्या मानते थे सेल मेम्ब्रेन के बारे में। अब रिसेंट मॉडल जो था वो 1972 में लिया गया बाय सिंगर एंड निकलसन। सिंगर एंड निकलसन दो साइंटिस्ट हैं, इन दोनों ने मिलकर के मॉडल दिया 1972 में। ईयर भी याद रखना है, ठीक है? और इस मॉडल का नाम क्या था? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ठीक है? मॉडल था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इस मॉडल को फ्लूइड मोज़ेक क्यों बोलते हैं, कोई बताएगा मुझे? फ्लूइड क्या है? हाँ क्या है? फ्लूइड है लिक्विड मोज़ेक या प्रोटीन। जैसे फर्श में जब मार्बल लगता है तो सीमेंट का फर्श बनाते हैं, बीच में मार्बल के टुकड़े डाल दिए, मार्बल के टुकड़े प्रोटीन है, फर्श क्या है? लिक्विड होता है, ठीक है? ये हो गया फ्लूइड का मतलब लिक्विड है, क्योंकि लिक्विड ही फ्लूइड भी देता है। मोज़ेक क्या हो गया? प्रोटीन हो गया। तो सेल मेम्ब्रेन दिखने में ऐसे लगती है ऊपर से जैसे फर्श में नीचे लगा रहता है, ठीक है? अब इस मॉडल में क्या बताया गया इसमें? डायग्राम देख लीजिए इसका इस तरीके से। जो बुक में डायग्राम बना हुआ ना, ऐसे देखना है। साथ में बनाते रहिए। ऐसे डायग्राम कुछ बुक में बना लीजिए, ठीक है? हाँ, ऐसे डायग्राम बना, थोड़ा सा डिजाइन वाला डायग्राम बना दिया उसमें। देखिए, पहले आपको समझना है कि लिक्विड क्या होगा, ठीक है? लिक्विड समझ लीजिए, साइड में कहीं लिखिएगा लिक्विड क्या होगा। मैंने बता चुका हूँ लिक्विड नहीं कर करनी। फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। यहाँ जो लिक्विड है ये कॉम्प्लेक्स लिक्विड है। सबसे साधारण लिक्विड होता है क्या चीज़? फैट। ये लिक्विड है कॉम्प्लेक्स। इस लिक्विड में देखिए, लिक्विड का डायग्राम इस तरीके से बना हुआ है। इसमें ये हेड वाला हिस्सा है और ये दो क्या है? टेल है, ठीक है? हेड बना होता है ग्लिसरॉल का और टेल बनी होती है फैटी एसिड। फैटी एसिड की चेन है, फैटी एसिड का चेन श्रृंखला होती है, ठीक है?
कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मूला जानने की जरूरत नहीं है, वो होता है CH2OH और CH2OH और CH2OH ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल है, 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप है, प्रोपेन है। समझ आया? फैटी एसिड क्या होता है? किसी को पता? फैटी एसिड क्या होता है? फैटी एसिड हाइड्रोकार्बन की एक लंबी श्रृंखला के साथ अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच है तो उसी को बोलते हैं फैटी एसिड। हाइड्रोकार्बन जान रहे हैं? CH2 CH2 CH3 CH2 और CH2 ऐसे जोड़ से चले जाए, लास्ट में जाकर के COOH अटैच करा दिया जाए तो होता है फैटी एसिड। हाइड्रोकार्बन हो गया, ये सब क्या है? कार्बन और हाइड्रोजन है, उसकी लंबी श्रृंखला के साथ एक COOH ग्रुप लगाया, ये है फैटी एसिड। जैसे एग्जाम्पल क्या? पामिटिक एसिड, बायोमॉलिक्यूल में पढ़ेंगे पामिटिक एसिड, ठीक है? पामिटिक एसिड क्या है? समझ में आया? 2 टेल होते हैं। जो कोलेस्ट्रॉल का हेड होता है ये हाइड्रोफिलिक है। कैसा है ये? हाइड्रोफिलिक नेचर है। और ये फैटी एसिड होता है हाइड्रोफोबिक, मतलब वाटर को हेड वाटर को अट्रैक्ट कराएगा, टेल वाटर को रिपेल कराएंगे। समझे ना? ये लिपिड का डायग्राम हो गया। अब इस लिपिड में फास्फोरस भी लगा रहता है, याद रखिए क्या लगा रहेगा? फास्फोरस। आप समझ लीजिए क्या क्या होता है, देखिए सेल में करना हटा दें ये चीज। ये जो बीच में मैंने बनाया है इसको आप कोलेस्ट्रॉल लिखिएगा, कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल लिखिएगा, कहीं पर कोलेस्ट्रॉल है। देखिए सब एक तरीके से लिपिड है। लिपिड एक टर्म है, लिपिड के अंडर में कोलेस्ट्रॉल भी आता है, फैट भी आता है, ऑयल भी आता है, ठीक है? ये जो दिख रहा है ये भी है। लिपिड एक ब्रॉड टर्म होता है, उसके अंडर में सब आ जाएंगे, सारी ऐसी चीज़ें, ये सब हाइड्रोफोबिक हैं। क्या है ये? हाइड्रोफोबिक। तो आप कहेंगे कि लिपिड के अंडर में कोलेस्ट्रॉल आता है, समझ में आया? वो एक प्रकार का कोलेस्ट्रॉल लिपिड ही है। नहीं, सेम नहीं, फैट और कोलेस्ट्रॉल अलग अलग। समझ में आया? ये हो गया, हटा दें इसको। अब क्या होता है सेल मेम्ब्रेन में? देखिए सेल मेम्ब्रेन में आप बोलेंगे प्रोटीन्स होती हैं और लिपिड्स होते हैं। लिपिड्स मैंने बता दिया है थोड़ा सा। प्रोटीन्स कितने प्रकार की हैं ये समझना है, तो इसमें प्रोटीन आप बोलेंगे 2 प्रकार की हैं, एक्सट्रिंसिक है, एक्सट्रिंसिक, और दूसरा क्या है? इंट्रिंसिक है, ठीक है? एक्सट्रिंसिक का मतलब जो प्रोटीन बाहर की साइड में होती है उनको क्या बोलते हैं? एक्सट्रिंसिक या पेरिफेरल। पेरिफेरल का मतलब जो बाहर है, इंट्रिंसिक का मतलब होता है इंटीग्रल, जो अंदर की साइड में है। बाहर की साइड समझ रहे हैं ना? देखो ये एक प्रोटीन, देखिए ये बताइए प्रोटीन कहाँ पर है? बाहर है कि अंदर है? आप कहेंगे अंदर। अंदर का मतलब ये है कि ये जो कुछ प्रोटीन, देखिए जैसे ये सेल मेम्ब्रेन है, ये लिपिड का लेयर हो गया। जब देखिए लिपिड का 2 लेयर है, कुछ प्रोटीन क्या होती हैं बाहर की साइड में, मैंने बनाया है यहाँ पे, बना लीजिएगा। एक प्रोटीन देख रहे हैं ये, और एक प्रोटीन क्या है? ये भी क्या है? बाहर है, ठीक है? बताइए ये वाली प्रोटीन एक्सट्रिंसिक है कि नहीं है? क्योंकि इसकी लिपिड की एक लेयर ये हो गया, एक लेयर ये भी तो क्या है? बाहर लेयर है ना, आउटर है। हालांकि सेल साइटोप्लाज्म की साइड में होती है, ये लेयर साइटोप्लाज्म की तरफ, लेकिन है तो बाहर की लेयर मान जाएगी। अंदर की लेयर, अंदर का पोर्शन ये है सेल मेम्ब्रेन में, ये दोनों पोर्शन क्या है? बाहर। तो एक्सट्रिंसिक वो होगी जो या तो पूरी तरीके से बाहर है, पूरी तरीके से सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच है, या तो वो अगर अंदर है तो पार्शियली इम्बेडेड है। यही लाइन लिखा बुक में, पार्शियली इम्बेडेड, फंसा हुआ है सेल मेम्ब्रेन में, लेकिन पूरा नहीं है, पार्शियली, थोड़ा सा हिस्सा बाहर चमक रहा है। ये प्रोटीन देखिए पूरी तरीके से अंदर है, इम्बेडेड है। इम्बेडेड का मतलब धंसा हुआ है सेल मेम्ब्रेन में पूरा इनसाइड। ये क्या है? आधा पार्ट बाहर और आधा इनसाइड, ये एक्सट्रिंसिक में रहेगा। ये एक्सट्रिंसिक हो गया, ये हो गया और ये वाला हो गया। एक्सट्रिंसिक
केवल बाहर की साइड में, या फिर और क्या हो सकता है, और पार्शली इम्बेडेड, पार्शली इम्बेडेड इन सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन जो वो पार्शली फंसी होती है, इम्बेडेड। इंटीग्रल या इंट्रिंसिक क्या होती है, इनसाइड सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन में अंदर की साइड में। इसका एक नाम और होता है, इनको आप चैनल प्रोटीन भी बोल सकते हैं, कैरियर प्रोटीन भी इनका नाम होता है कैरियर। इनके टाइप में लिखेंगे, देखिए ऐसे समझिए, इंट्रिंसिक प्रोटीन वो होती है जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर है, ये इंट्रिंसिक है, ठीक है, ये इंट्रिंसिक है। बताइए ये क्या है, ये भी इंट्रिंसिक है, ये पूरी लंबाई में है, इस छोर से लेकर के इस छोर तक है, दोनों लिपिड की दोनों लेयर को जोड़ रही है, ये भी इंट्रिंसिक है। समझ में आया? इसको बोलते हैं चैनल या कैरियर प्रोटीन। ये चैनल या कैरियर नहीं है, ये वाली कैरियर या चैनल नहीं है। चैनल कैरियर कौन सा, जो पूरी लंबाई में। समझ में आया? यहाँ पर लिखेंगे इंट्रिंसिक प्रोटीन इनसाइड होती है, आगे लिखेंगे इंट्रिंसिक प्रोटीन्स, जो इंट्रिंसिक प्रोटीन्स प्रेजेंट इन होल लेंथ, पूरी लंबाई में होगा, पूरी लेंथ में होगा, दोनों को कनेक्ट करेगा, कॉल्ड कैरियर प्रोटीन। क्या बोलेंगे, कैरियर, उसको हम लोग कैरियर प्रोटीन, ठीक है। अब एक चीज और होती है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल क्या है, लिपिड के तरीके से केमिकल है, कोलेस्ट्रॉल होता है। क्या काम होता है इसका, सेल मेम्ब्रेन को एक तरीके से स्टेबिलिटी देना, मजबूती देना। भाई लिपिड क्या करता है, फ्लूइडिटी देता है, ठीक है। लिपिड क्या करता है, फ्लूइडिटी, कोलेस्ट्रॉल उसको मजबूती देता है। हाँ, प्रोटीन मजबूती नहीं देता है, मजबूती देने का काम नहीं करता है, ठीक है। अगर ये कोलेस्ट्रॉल ना रहे ना, ये लिपिड है, ये सब लिपिड इधर से उधर डिस्टर्ब हो जाएंगे। लिपिड कोलेस्ट्रॉल इसको बांधे हुए है, स्टेबिलिटी दे रहा है। समझ में आ रहा है? कोलेस्ट्रॉल क्या कर रहा है, स्टेबिलिटी। लाइन लिखिएगा, कोलेस्ट्रॉल प्रोवाइड, कोलेस्ट्रॉल प्रोवाइड स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी टू सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है, फंक्शन तो मैंने बता दिया बॉडी, उसमें मेम्ब्रेन का ट्रांसपोर्ट थोड़ा सा देखिए, एक्टिव, हाँ एक्टिव पैसिव। टॉपिक है मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, कितने तरीके से सेल मेम्ब्रेन में ट्रांसपोर्ट होगा। बताइए सेल मेम्ब्रेन जो होती है सेलेक्टिवली परमेबल है कि सेमी परमेबल है? सेमी नहीं बोलेंगे, सेलेक्टिवली बोलेंगे, क्योंकि सेमी और सेलेक्टिवली में अंतर होता है। समझ में आएगा? मान लीजिए कोई मेम्ब्रेन है, ये 50% या कुछ परसेंट कुछ मॉलिक्यूल को अंदर आने दे रही है, कुछ को बाहर जाने दे रही है, ठीक है। समझ में आया? सेलेक्टेड चीजों को अंदर आने देती है, सेलेक्टेड चीजों को बाहर जाने देती है। सेल मेम्ब्रेन में ऐसा क्या होता है जो उसको सेलेक्टिविटी प्रोवाइड कराता है? सेल मेम्ब्रेन को फ्लूइडिटी कौन देता है, लिपिड। सेलेक्टिव नेचर कौन प्रोवाइड कराता है, इसकी वजह से सेल मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमेबल होती है। बताइए, प्रोटीन, लिपिड, कोलेस्ट्रॉल, क्या है इससे, प्रोटीन। सेल मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन लगी हुई है ना, ये प्रोटीन उसको सेलेक्टिविटी देती है, कौन सा मॉलिक्यूल अंदर आएगा, कौन सा बाहर जाएगा, ये डिसाइड कौन करता है, प्रोटीन। अभी आप समझेंगे यहाँ से, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट का मतलब समझ रहे हैं। देखो
ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। इसके ये सेल मेम्ब्रेन का एक छोटा सा हिस्सा हम लोग समझ रहे हैं, कटा हुआ हिस्सा। जैसे मान लीजिए कोई सेल है, इसका कितना हिस्सा काट करके यहाँ समझ रहे हैं, इतना पार्ट हम लोग यहाँ समझ रहे हैं। इसमें ये वाली साइड बाहर की, ये वाली साइड साइटोप्लाज्म वाली साइड है, ये वाला किनारा कौन सा, साइटोप्लाज्मिक साइड है। अब मान लीजिए कोई मॉलिक्यूल बाहर से अंदर आना चाहता है, तो फिर कितनी तरीके से मॉलिक्यूल आ सकता है, ठीक है। तो देखिए मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट किस तरीके से होता है, सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन का मतलब होता है जब कोई भी मॉलिक्यूल लिपिड से होता हुआ जाएगा, किससे जाएगा, लिपिड से होता हुआ जाएगा, तो इसको बोलेंगे सिंपल डिफ्यूजन बाय लिपिड बाय लेयर। किससे होता है, किससे होगा, लिपिड बाय लेयर, समझ रहे ना। कौन सी चीजें लिपिड से क्रॉस करेंगे, हाइड्रोफिलिक की हाइड्रोफोबिक, हाँ हाइड्रोफोबिक मटेरियल क्रॉस करेगा, हाइड्रोफिलिक नहीं। क्योंकि एक चीज समझिए, सेल मेम्ब्रेन अंदर से हाइड्रोफिलिक है कि हाइड्रोफोबिक है, अंदर से हाइड्रोफोबिक है क्योंकि तेल है अंदर, और तेल क्या होती है, हाइड्रोफोबिक, पानी को दूर भगाती है, पानी से दूर भागती है, हाइड्रोफोबिक है। ये क्या है, हेड हाइड्रोफिलिक। अगर पानी आना होता है तो वाटर केवल यहीं तक आएगा, वाटर अंदर नहीं जा सकता है, क्योंकि ऑयल में, तेल में कभी पानी नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता ना। तो अंदर तो क्या है, ऑयली नेचर समझिए, ये तो वाटर अंदर घुल ना पाएगा, बाहर से ही वापस हो जाएगा। इस लिपिड लेयर से वो चीज ट्रांसपोर्ट होगी जो लिपिड में सॉल्युबल होगी, फैट में सॉल्युबल होगी, या हाइड्रोफोबिक नेचर, समझ रहे ना। तो लिपिड बाय लेयर से होता है, और सिंपल डिफ्यूजन में हाइड्रोफोबिक मटेरियल का होता है। किसका होता है, हाइड्रोफोबिक मटेरियल ट्रांसपोर्ट होता है। कौन सा मटेरियल ट्रांसपोर्ट होगा इसके द्वारा, हाइड्रोफोबिक, मतलब जो फैट में सॉल्युबल होगा वो चीज ट्रांसपोर्ट होगी। दूसरा होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। बताइए इस वाले में, सिंपल वाले में एनर्जी खर्च होगा या नहीं होगा, एटीपी खर्च होगा कि नहीं होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ आते हैं। अगर मॉलिक्यूल अंदर ज़्यादा है, बाहर कम है, तो अंदर से बाहर ट्रांसपोर्ट होगा, बाहर ज़्यादा है, इनसाइड कम है, तो बाहर से इनसाइड बन जाए। ऑस्मोसिस ये है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, समझ लेना। सिंपल, क्योंकि डिफ्यूजन आपने पढ़ा 9 से, डिफ्यूजन का मतलब होता है कि मूवमेंट ऑफ एनी मटेरियल फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन, होता है ना। डिफ्यूजन सॉलिड में भी हो सकता है, लिक्विड में भी, और गैस में भी होता है। ये डिफ्यूजन जो हो रहा है, ये सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस हो रहा है, सेल मेम्ब्रेन से हो रहा है। हिंदी में विसरण बोलते हैं डिफ्यूजन को, क्या बोलते हैं, विसरण। सबसे साधारण ट्रांसपोर्ट है ये, इससे आसान कुछ नहीं है, सीधे मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट हो जा रहा है, सिंपल। लिपिड लेयर से हो रहा है, बस कंडीशन क्या होना चाहिए, फैट में सॉल्युबल होना चाहिए। तो फैट ऐसा मटेरियल जो फैट में सॉल्युबल है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक बोलते हैं ना। समझ में आया, जो वाटर को रिपेल करता है, फैट में सॉल्युबल होता है, वही तो ट्रांसपोर्ट होगा। ऑस्मोसिस में ऑस्मोसिस ये है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन किससे होगा, बोलेंगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन प्रोटीन से होगा। किससे होता है, प्रोटीन से, ठीक है। ये होता है बाय प्रोटीन। तो कौन सी चीजें प्रोटीन से ट्रांसपोर्ट होती हैं, वो चीज ट्रांसपोर्ट होगा जो यहाँ से ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाया। यहाँ से पोलर मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट नहीं हुए थे, हाइड्रोफोबिक को आप नॉन पोलर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, नॉन पोलर, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, समझ में आया। जितने मॉलिक्यूल पोलर होते हैं, जो आयंस में टूट सकते हैं, या जो जितने आयंस होते हैं जिनके ऊपर चार्ज होता है, ठीक है, या जितने हाइड्रोफिलिक चीजें होती हैं, सब के सब इसी प्रोटीन से होते जाएंगे, समझ में आया। तो उसको बोलेंगे फैसिलिटेटेड प्रोटीन से होता है। कौन सी प्रोटीन बोलेंगे, चैनल प्रोटीन।
इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, एटीपी कंज्यूम नहीं होती है, नो एटीपी रिक्वायर, कोई एटीपी खर्च नहीं होती है, इसलिए प्रोसेस क्या है, पैसिव। ये कैसा प्रोसेस है, पैसिव। ये वाला क्या था, पैसिव। मॉलिक्यूल हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जा रहे हैं, समझ आ रहा है। तीसरा कौन सा होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, अब तुमने जो पूछा था ऑस्मोसिस समझ लीजिए क्या होता है। अगर इसके थ्रू पानी जा रहा है, वाटर कैसा हाइड्रोफिलिक है ना, पोलर, तो अगर इसके थ्रू पानी का ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो उसको बोलेंगे ऑस्मोसिस। तो क्या केवल वाटर ही जाएगा और कुछ नहीं जा सकता है, और कुछ नहीं जा सकती है, ठीक है। सोडियम का ट्रांसपोर्ट हो सकता है, ट्रांसपोर्ट हो सकता है इसके अक्रॉस में, जितने आयन से आयन को कर सकते हैं इसके अक्रॉस। ऑस्मोसिस तब बोलेंगे जब वाटर, तो ऑस्मोसिस इज अ टाइप ऑफ द फैसिलिटेटेड टाइप प्रकार है ऑस्मोसिस, समझ लेना। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, एनर्जी खर्च होती है, ये एक्टिव प्रोसेस है। क्या है ये, एक्टिव का मतलब समझ रहे हैं, क्योंकि इसमें एटीपी कंज्यूम होगा, खर्च होगा। क्यों एटीपी खर्च होता है, क्योंकि मॉलिक्यूल लो से हाई जाते हैं। अगर मान लीजिए कोई मॉलिक्यूल यहाँ उसकी कंसंट्रेशन क्या है, कम है, यहाँ क्या है, हाई है, जाना कहाँ से कहाँ है, हाई से लो जाना चाहिए, लेकिन लो से हाई जबरदस्ती जाएगा, फिर वो जब जबरदस्ती जाएगा तो एनर्जी खर्च करना पड़ेगा। एक्टिव प्रोसेस होता है क्योंकि मॉलिक्यूल लो से हाई की तरफ जाते हैं, और किस प्रोटीन से जाएंगे, कैरियर प्रोटीन से। अब बताइए सेलेक्टिविटी, एक चीज और देखिए, तो क्या फैसिलिटेटेड डिवीजन हो चाहे ये वाला हो, जब ट्रांसपोर्ट किससे होता है, सेल में, जब सेल में ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की मदद से होता है। एक तो होता है लिपिड से, लिपिड वाला नॉन सेलेक्टिव होता है, प्रोटीन से जब ट्रांसपोर्ट होता है तो क्या है, सेलेक्टिव है। ऐसा नहीं होता है कि जिस प्रोटीन से पानी जा रहा है उसी प्रोटीन से सोडियम भी ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकते हैं, उसी से कैल्शियम नहीं, हर मॉलिक्यूल के लिए अलग अलग प्रोटीन बताऊंगा। सेल मेम्ब्रेन में अलग अलग प्रोटीन से अलग अलग मॉलिक्यूल जाते हैं, समझ रहे ना। डिफरेंट मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट अलग अलग प्रोटीन से होगा। अगर इससे वाटर जा रहा है तो इससे सोडियम जाएगा और आगे कैल्शियम जाएगा, ठीक है। लेकिन इस लिपिड के साथ ऐसा नहीं होता है। लिपिड में क्या है, कोई भी गहरा गहरा मॉलिक्यूल चाहे जहाँ से क्रॉस कर जाए, कोई फाउंडेशन नहीं है। लिपिड में बस होना क्या चाहिए, फैट में सॉल्युबल होना चाहिए, बस केवल वो फैट में सॉल्युबल होना चाहिए, बाकी कहीं से भी निकल जाइए, आप यहाँ से निकल जाइए, यहाँ से कहीं से निकल जाइए, किसी भी लिपिड से निकल जाइए। लेकिन प्रोटीन में ऐसा नहीं होता है। प्रोटीन में क्या है, सेलेक्टेड प्रोटीन ही सेलेक्टेड मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट कराती है, इसलिए सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है, सेलेक्टिव नेचर की क्यों होती जानते हैं, सेलेक्टिव नेचर, क्योंकि सेलेक्टेड मटेरियल ही ट्रांसपोर्ट होते हैं, सबके सब यहाँ से यहाँ नहीं जा सकते। हर हाइड्रोफिलिक मटेरियल यहाँ से यहाँ नहीं जा पाएगा, उसकी प्रोटीन अवेलेबल होनी चाहिए। अगर प्रोटीन है तभी वो ट्रांसपोर्ट होगा। तो सेलेक्टेड मटेरियल को ट्रांसपोर्ट कराती है प्रोटीन, इसलिए सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है, सेलेक्टिव परमेबल। इसी चीज को नोट कर लीजिएगा, सेल मेम्ब्रेन is selectively permeable, selectively permeable to, ऑप्शन में आता है तो प्रोटीन, प्रोटीन के कारण फ्लूइडिटी होती है लिपिड के कारण। जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल था इसमें क्या था, सिंगल रेडिकल्स ने उन्होंने उस मॉडल के लिए एक नाम दिया था, नाम ये था प्रोटीन आइसबर्ग, प्रोटीन आइसबर्ग्स एंड सी ऑफ लिपिड। मतलब सेल मेम्ब्रेन उनको देखने में ऐसी लगी कि जैसे जिसके समुद्र में लिपिड के समुद्र में, जैसे समुद्र में बड़े बड़े आइसबर्ग, आइसबर्ग समझ रहे हैं,
बर्फ के टुकड़े तैर रहे हैं समुद्र में, बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े अगर तैर रहे हैं उस तरीके से सेल मेम्ब्रेन भी होती है। सेल मेम्ब्रेन में क्या होता है कि लिपिड है। ऊपर से जाओ देखिए, ये डायग्राम क्रॉस सेक्शन का, ये सेल मेम्ब्रेन को काट करके डायग्राम दिखा रहे हैं। अगर आप सेल मेम्ब्रेन को इस साइड से ऊपर से देखें तो आपको ऐसा नजर आएगा, जैसे लिपिड में क्या है, प्रोटीन कहीं कहीं निकला है। प्रोटीन के टुकड़े, प्रोटीन के आइसबर्ग कहाँ तैर रहे हैं, लिपिड के समुद्र में। बताया मैंने कि ग्लास में पानी में बर्फ का टुकड़ा डाल दिए और पानी को क्या समझिए, लिपिड समझिए, और आइसबर्ग क्या हो गया, प्रोटीन हो गया। प्रोटीन फिक्स नहीं होती है, प्रोटीन अप डाउन हो गया। अंदर से बाहर नहीं जाता। हाँ, जैसे हेड वाला पार्ट बैठिए से उधर से जब आता है उधर किसी रास्ते प्रोटीन से प्रोटीन से अगर ट्रांसपोर्ट होता है उसको आपको एक्टिव बोलेंगे या तो क्या बोलेंगे, फैसिलिटेड। अंतर क्या है कि फैसिलिटेड में एनर्जी खर्च नहीं होती है, एक्टिव में एनर्जी खर्च। प्रोटीन वाला तो सिलेक्टिव रहेगा, लेकिन जो उधर से नॉन सिलेक्टिव, फैट वाला नॉन सिलेक्टिव, लिपिड वाला नॉन सिलेक्टिव। सर कभी ऐसा भी होता है कि कंसंट्रेशन ऊपर जाता हो, अंदर जाता हो सकती है, हो सकती है, बिल्कुल। आपको क्या लग रहा है कि ये सेल है, बाहर ये प्रोटीन है, बाहर से मॉलिक्यूल आ रहा है लो से हाई, तो क्या कभी ऐसा नहीं हो सकता कि अंदर लो हो बाहर हाई हो और यहाँ से यहाँ जाना होता है? तो इसमें से कौन सा, जैसे बाहर से तो हाइड्रोफोबिक पार्ट है, हाइड्रोफोबिक जिसमें वाटर नहीं हो, लेकिन अंदर से जो जाए उसमें तो ये वाला इसको ट्रांसफर जैसे चाहे अब मैं लिपिड का बता दूँ, लिपिड में कोई मॉलिक्यूल बाहर है ज़्यादा, अंदर कम है, लिपिड से क्रॉस कर गया। ऐसा भी हो सकता है कि मॉलिक्यूल अंदर ज़्यादा है, बाहर जाना, अंदर से बाहर जाना चाहता है, लिपिड से क्रॉस कर जाएगा। समझ में आ रहा है? सेम चीज़ ऐसे होती है, कोई मॉलिक्यूल बाहर है, प्रोटीन से होके जाना चाहता है, तो बाहर कंसंट्रेशन कम है, कोई बात नहीं है, कम से ज़्यादा की तरफ जा रहा है, एनर्जी खर्च करेगा, ज़्यादा से कम की तरफ जा रहा है, बिना एनर्जी खर्च के निकल जाएगा। आपने पढ़ाया था कि सेल और सेल के बीच में बनाने के लिए कुछ भी आने जाने के लिए जंक्शन का उपयोग करते हैं। यहाँ पर भी तो जंक्शन से बनना चाहिए कि यहाँ पर फ्लूइडिटी रहेगी। जिसमें आप सर यहाँ पर फ्लूइडिटी पढ़ा रहे हैं। मान लीजिए दो सेल आपस में जुड़ा हुआ है, ठीक है। सेल जंक्शन 3 प्रकार के, समझा रहे हैं? सेल जंक्शन 3 प्रकार के हैं। कुछ जंक्शन ऐसे होते हैं जो सेल को जोड़ने का काम करते हैं, जिनको टाइट जंक्शन बोलते हैं, लीक नहीं होने देते हैं, मटेरियल को लीक नहीं होने देते, यहाँ से लीक नहीं होने पाएगा। कुछ जंक्शन ऐसे होते हैं जो क्या है, सीमेंट का काम करते हैं, जैसे दो ढेर आपस में जोड़ के दो सेल को जोड़ने का काम, एडहेसिव जंक्शन। तीसरा जंक्शन ऐसा होता है जो यहाँ से मटेरियल को यहाँ क्रॉस करता है, ठीक है। ये चीज़ तब है जब टिश्यू बना हुआ है, मान लीजिए क्या टिश्यू है, तो सेल का साइटोप्लाज्म यहाँ से निकल जाएगा, कोई बात नहीं है, यहाँ से यहाँ चीज़ें चली गई हैं, लेकिन सेल से बाहर नहीं निकलने पाएगा। ये तो दो सेल आपस में एक दूसरे का कम्युनिकेशन कर रही है, तो मटेरियल साइटोप्लाज्म यहाँ से यहाँ चला गया, इसका यहाँ से यहाँ आ गया, लेकिन जब वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके यहाँ से कहीं से बाहर जाएगा, सेल से बाहर कहाँ निकला, मटेरियल यहाँ से यहाँ गया ना, इससे कहीं बाहर निकला, सेल टू सेल गया, सेल टू सेल ही तो जा रहा है, तो वो बाहर जाएगा निकल करके, तो फिर वो मेम्ब्रेन को तब क्रॉस करेगा, वो सेल की रीच कर रहा है। अच्छा सर, तो इसका मतलब अगर सेल जंक्शन बनता होगा तो भी सेल मेम्ब्रेन का इन्वेजिनेशन दोनों के बीच में, हाँ, दोनों के बीच में सेल मेम्ब्रेन पार्टिसिपेट करती है, तभी सेल जंक्शन बनता है। यहाँ पर सब जो पढ़ाया जा रहा है वो सेल जंक्शन नहीं है, ये मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रांसपोर्ट कैसे है, कहाँ का नाम सेल टू है। सेल के यानी सेल टू अदर के लिए वहाँ से एक सेल से बाहर मॉलिक्यूल कैसे निकलेगा या बाहर से सेल में कैसे एंट्री करेगा, ये बात। तो देखिए ये कंप्लीट हो गया। आगे देखिए टॉपिक है सेल वॉल। सेल वॉल को हिंदी में क्या बोलते हैं, कोशिका। टाइम है ना अभी 15 मिनट खत्म हो जाएगा। सेल वॉल को कोशिका कहती है। सेल वॉल है आउटर कवरिंग है, आउटर कवरिंग सबको पता है। और सेल का बाहर का कवरिंग है, कोई जरूरी नहीं है सेल वॉल हो, एक सेल वॉल नहीं होती। कहाँ होती है, प्लांट सेल। और
है फंजाई में और बैक्टीरिया में, और आप कहेंगे कुछ प्रोटिस्टा में, सर्टेन प्रोटिस्टा, समझ आया? डायटम्स, फॉर एग्जाम्पल सेल वॉल का काम क्या होता है, तो बोलेंगे सेल को मजबूती देना, प्रोवाइड एंड प्रोटेक्शन और सुरक्षा देना। तो सेल एक काम और होता है, यहाँ पर लिखेंगे शेप, प्रोवाइड शेप भी लिखिएगा, शेप फॉर्मेलिटी एंड प्रोटेक्शन टू सेल, ठीक है? हाँ, शेप नहीं देता है, आरबीसी है, अमीबा की कोई शेप है नहीं है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोई शेप नहीं दे रही है। आपको पता होना चाहिए एनिमल सेल जो होती है उनकी कोई शेप जो है 100% फिक्स नहीं है। प्लांट सेल की शेप लगभग फिक्स है, क्योंकि प्लांट सेल में बाहर सेल वॉल है, सेल वॉल एक हार्ड मटेरियल है, हार्ड है सेल वॉल सेल को हिलने नहीं देता है। लेकिन एनिमल सेल में क्या है, एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन है, तो उसकी कोई शेप पर्टिकुलर फिक्स नहीं है, प्रोटीन है हमेशा, प्रोटीन की पर्टिकुलर है, समझ में आया? तो इसका काम हो गया ये होगा। अगला देखिए, सेल वॉल कहाँ होती है, बता दिया है। सेल वॉल किस चीज की बनी होती है, तो वेट बाई किसका बना होता है, सेलुलोज का बना होता है, सेलुलोज का, ठीक है? लेकिन एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन आता है वो दिया है कि एलडी में सेल वॉल किस चीज की बनी होती है, या अगर मैं कहूँ हायर प्लांट में आपको प्लांट दिख रहे हैं, इनकी सेल वॉल किस चीज की है, तो आप बोलेंगे सेलुलोज हो गया, सेलुलोज हो गया, और क्या है, एक्टिन हो गया, और सर्टेन प्रोटीन, यही लाइन लिखी गई है। और कुछ क्या है इसमें, प्रोटीन्स भी होती हैं, याद रखिए सेल वॉल में प्रोटीन की है। ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीसेकेराइड, ये भी क्या है, पॉलीसेकेराइड है, ये भी क्या है, पॉलीसेकेराइड है, प्रोटीन को है। तो सेल वॉल में प्रोटीन भी होता है, ठीक है? एलगी वाला एग्जाम्पल में आता है कि एलगी में किस चीज की सेल वॉल होती है, तो सेलुलोज तो हर जगह है, सेलुलोज तो यूनिवर्सल है। इसके अलावा आप बताइए, मैनेंस होता है, KNN, और गैलेक्टेंस देख लीजिएगा, ये लिखा है और क्या है, मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट, मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट, बस इतना है ना, बट लीजिएगा इसको, ठीक है? सेलुलोज सब जगह कॉमन है, और ज़्यादा एलगी में सेल वॉल किस चीज़ की बनी। एक चीज यहाँ से आपको लग रहा है प्रोटीन, एलगी सेल वॉल पर प्रोटीन नहीं है, देखिए देख रहे हैं, ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट, ये क्या कार्बोहाइड्रेट, ये कार्बोहाइड्रेट, और ये तो मिनरल हो ही गया, सब कार्बोहाइड्रेट के रूप में पॉलीसेकेराइड, ये हो गया। आप सेल वॉल के टाइप्स पढ़ते हैं, कितने तरीके की सेल वॉल होती है, तो कहेंगे कि 3 तरीके का, प्राइमरी सेल वॉल, दूसरा होता है सेकेंडरी सेल वॉल, और तीसरा क्या होता है, टर्शियरी सेल वॉल। 3 तरीके के सेल वॉल। क्या एक ही पौधे में तीनों तरीके का हो सकता है? हाँ, हो सकता है, समझते हैं आप? टर्शियरी सेल वॉल केवल जिम्नोस्पर्म में नजर आती है, लिख लीजिएगा, ओनली इन जिम्नोस्पर्म, ये बुक में दिया है, ओनली इन जिम्नोस्पर्म ट्रैकिड्स, जिम्नोस्पर्म का जो ट्रैकिड होता है, क्योंकि जिम्नोस्पर्म में वेसल्स नहीं होते, ट्रैकिड्स आर द मेन सेल ऑफ द जाइलम। ट्रैकिड की वॉल में क्या मिलेगा आपको, टर्शियरी वाला नहीं मिलेगा। प्राइमरी और सेकेंडरी, देखिए प्राइमरी सेल वॉल है और सेकेंडरी है। प्राइमरी सेल वॉल किस चीज की बनी होती है, ये सारी चीजों को लिखा ना, आप बोलेंगे सेलुलोज का बना होगा, एबी सेलुलोज होगा, और क्या हो सकता है, पैक्टिन हो सकता है, ये सारी चीजें। सेकेंडरी सेल वॉल, सेकेंडरी जानते हैं, स्क्लेरेंकाइमा, पैरेंकाइमा, कॉलेंकाइमा, स्क्लेरेंकाइमा। पैरेंकाइमा में प्राइमरी सेल वॉल है, ठीक है? स्क्लेरेंकाइमा में सेकेंडरी आ जाए, क्योंकि एक्स्ट्रा मटेरियल लिग्मेंट और स्यूबेरिन भी रहेगा। ये मेनली किसकी बनी होती है, लिग्मेंट और स्यूबेरिन की बनी होती है।
ये दोनों बहुत हार्ड मटेरियल है, जिसकी वजह से सेकेंडरी सेल वॉल हार्ड हो जाती है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज समझना है, जैसे मान लीजिए ये प्लांट कोशिका है, ठीक है, ये कोई प्लांट सेल है, इसमें ये क्या है, प्राइमरी सेल वॉल में यहाँ सेल मेम्ब्रेन नहीं बना, हालांकि सेल वॉल के नीचे क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन होगा, कोशिका कला, कोशिका भित्ति है, ठीक है। सेकेंडरी सेल वॉल जब बनना होता है तो प्राइमरी के नीचे से बनता है ना, जैसे हमारी स्किन में नई स्किन आनी होती है तो ऊपर से नहीं आती है, नीचे से आती है ना, तो सेकेंडरी सेल वॉल अंदर से बनती है, क्योंकि भाई बनाएगा कौन, सेकेंडरी को बनाने के लिए सिवेरिंग चाहिए, अंदर से आएगा मटेरियल, तो अंदर से आएगा, तो अंदर ही तो चिपकेगा कि बाहर चिपक जाएगा। प्राइमरी के नीचे बनता है सेकेंडरी, ये बन गया सेकेंडरी। जब प्राइमरी से सेकेंडरी कन्वर्ट होता है तो प्राइमरी डिमिनिश हो जाती है, लाइन पढ़िएगा, लिखा होगा कि व्हेन सेकेंडरी सेल वॉल फॉर्म, जब सेकेंडरी सेल वॉल बनती है, प्राइमरी सेल वॉल खत्म हो जाती है, सेल वॉल क्या हो जाती है, डिमिनिश, इसका मतलब नष्ट हो जाती है, धीरे धीरे खत्म होने लगती है, समझ में आया। तो ये एक चीज और, प्राइमरी सेल वॉल कहाँ होती है, तो जितने टिश्यू इमेच्योर होते हैं, यंग टिश्यू, जो टिश्यू यंग होता है उसी में प्राइमरी सेल वॉल, मेच्योर टिश्यू में तो प्राइमरी कन्वर्ट हो जाएगा सेकेंडरी, मिलेंगे प्राइमरी सेल वॉल कहाँ होती है, एंड यंग पार्ट ऑफ प्लांट, पौधे का ऐसा भाग जो यंग होता है, क्योंकि यंग भाग में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मिलेगा। अगर मैं कहूँ कि ऑल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कंटेन द प्राइमरी सेल वॉल, सही है ना, सही है। ऑल पैरेन्काइमा कंटेन प्राइमरी, सही है। स्क्लेरेन्काइमा छोड़ दीजिए, स्क्लेरेन्काइमा में सेकेंडरी सेल वॉल होगा, ठीक है। अगर कहें प्राइमरी कहाँ होता है तो आप लिख लीजिएगा, प्राइमरी होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में, सारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में आपको प्राइमरी नजर आएगा, पैरेन्काइमा में प्राइमरी होगा, कॉलेन्काइमा में भी क्या है, प्राइमरी है, समझ में आया। स्क्लेरेन्काइमा छोड़ सेकेंडरी, हाँ ये लीजिएगा, हो सकता है और क्लियर हम नहीं हो, चेक कर लेंगे। वैसे लिविंग मैकेनिकल टिश्यू है, नहीं है ये, लिविंग मैकेनिकल टिश्यू है, डेड नहीं है, ठीक है, कहीं लिखा हुआ है, चेक कर लीजिएगा, और नहीं होगा तो हम इसको बता देंगे आपको, ठीक है। सेकेंडरी है कि प्राइमरी, चेक कर लीजिएगा, कोई बात नहीं है। प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया, ये टर्सरी हो गया। टर्सरी केवल और केवल जिम्नोस्पर्म को मिल रही कहाँ, एक चीज और, प्राइमरी सेल वॉल सिंगल लेयर, मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्या करके इसके बाद में, जो प्राइमरी सेल वॉल है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है और टर्शियरी है। प्राइमरी में सिंगल लेयर, एक ही लेयर होता है, सिंगल लेयर, यहाँ पर सेवरल लेयर होती हैं, एक से ज्यादा परत हो सकता है, ये क्या है, सिंगल लेयर। प्राइमरी सेल वॉल एक परत, एक परत समझ रहे हैं, बताइए, मैंने इसमें एक ही परत बनाया हुआ है, वो तो एक लेयर का है। सेकेंडरी सेल वॉल में एक से ज्यादा लेयर हो सकती है, जैसे मान लीजिए कि एक लेयर बना सेकेंडरी का, इसको बोलेंगे S1, इसके बाद अंदर और बना, इसको टर्शियरी नहीं कहेंगे, ये भी S2 है, अंदर क्या है, S3 है, समझ में आया, S4 है, सबसे अंदर टर्शियरी क्यों नहीं कह रहे हैं, क्योंकि टर्शियरी हम जानते हैं केवल जिम्नोस्पर्म, तो बाकी जो प्लांट आप देख रहे हैं इसमें प्राइमरी मिलेगा सिंगल लेयर का, और जब प्लांट ओल्ड होता चला जाएगा, मैच्योर होगा सेल, उसमें सेकेंडरी के लेयर्स बनेगा। सेल मेम्ब्रेन कहाँ चला गया, सबसे अंदर, भाई सेल मेम्ब्रेन तो सबसे अंदर रहेगा, समझ लेना, सेल मेम्ब्रेन अंदर है, उसके बाहर सारी लेयर, सेकेंडरी ठीक है, कोई बात नहीं है। जैसे अगर गूगल पर सर्च किए हैं तो गूगल का मैट्रिकल इंटर ऑटोमेटिक नहीं होता है, मैं देखता हूँ, हाँ ठीक है, बता देंगे, क्लियर कर देंगे, सेकेंडरी होता है।
गया ये। देखिए ये मैंने आपको सेल वॉल, अब देखिए कुछ और लिखा हुआ सेल वॉल के बारे में, मिडिल लैमिना मिडिल लैमिना लिखा गया हो तो समझ लीजिए थोड़ा सा। मिडिल लैमिना क्या होता है? दो सेल को जोड़ने वाला ये कनेक्शन है, इसी को क्या बोलते हैं? मिडिल लैमिना। जैसे देखिए ये मैं एक सेल बना रहा हूँ, एक सेल मैंने बगल में बनाया, इस पर मैंने सेल वॉल बना दिया। क्या बना दिया? सेल वॉल। इस पर भी क्या बना दिया? सेल वॉल। दोनों का सेल वॉल आपस में जुड़ गया, यही क्या है? मिडिल लैमिना। जहाँ प्लांट सेल में मिडिल लैमिना, एनिमल सेल में इसके तरीके से क्या होता है? इसके तरीके से एनिमल सेल में क्या मिलेगा देखने को? सेम चीज है, एडहेरिंग जंक्शन होता है ना, सेल जंक्शन। मिडिल लैमिना एनिमल सेल में नहीं होती है। एनिमल्स में दो सेल जब जुड़ना होता है वहाँ एडहेरिंग जंक्शन बनता है। समझ में आ रहा है? दो डिस्क को सीमेंट से जोड़ दिया है मिडिल लैमिना। ठीक है, ये है इंटरसेलुलर कनेक्शन। इंटरसेलुलर कनेक्शन है दो सेल को जोड़ने वाला कनेक्शन। कहाँ? प्लांट सेल में। ठीक है, किसका बना होता है? बोलेंगे सेलुलोज और प्लस सेलुलोज कैल्शियम, कैल्शियम 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 हो गया प्लस पैक्टेट, कैल्शियम पैक्टेट की बनी, या मैग्नीशियम और मैग्नीशियम पैक्टेट, मैग्नीशियम पैक्टेट। ठीक है, कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट की बनी होती है। वो प्लाज्मोडेस्माटा बताने जा रहा हूँ। इंटरसेलुलर जंक्शन मिडिल लैमिना हुआ, एक और होता है इंटरसेलुलर। ठीक है, इंटरसेलुलर का एक एग्जांपल क्या हो गया? मिडिल लैमिना। एक और होता है इंटरसेलुलर प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा मतलब कॉमन में अगर कहा जाए कितने जंक्शन ऐसे होते हैं जो सेल को जोड़ते हैं, तो आप कहेंगे मिडिल लैमिना होता है। ये सीमेंट की तरीके से होता है, दो सेल को केवल चिपका देता है। ठीक है, और दो सेल के बीच में कम्युनिकेशन कराना है तो कैसे होगा? दो सेल बातचीत कैसे करेगा? बातचीत करने के लिए प्लाज्मोडेस्माटा एक कनेक्शन होता है। कौन सा कनेक्शन? प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, वो मैंने यहाँ बना दिया है, ये आपकी बार प्लाज्मोडेस्माटा बनाया। दो सेल आपस में, अब इसको आप मिडिल लैमिना हटा दीजिए, क्या हो गया? प्लाज्मोडेस्माटा। देखिए ये इस तरीके से, इसको बनाने के लिए क्या क्या चीजें लगी होंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए। प्लाज्मोडेस्माटा ये क्या है? इंटरसेलुलर जंक्शन। ये भी है, ये क्या है? मैंने लिखा ना इंटरसेलुलर जो हो सकते हैं, या तो मिडिल लैमिना होगा या तो प्लाज्मोडेस्माटा। इस प्लाज्मोडेस्माटा की खासियत है कि साइटोप्लाज्म of one cell का connect to other cell, connect to other cell। दो सेल आपस में जब बातचीत करते हैं तो इनका साइटोप्लाज्म यहाँ चला गया, इसका यहाँ चला गया, किसके रास्ते? इसके रास्ते। एक सेल का साइटोप्लाज्म दूसरे से कनेक्ट हो जाता है। प्लाज्मोडेस्माटा केवल प्लांट सेल में मिलता है, एनिमल सेल में कनेक्शन नहीं होता। एनिमल सेल में सीधे क्या होता है? गैप जंक्शन। क्या होता है? गैप जंक्शन। ठीक है, इस चीज का बना होता है मेड बाय या कंटेन। प्लाज्मोडेस्माटा में क्या चीज होती है? तो आप देखिए, बताइए सोच करके, इसको बनाने के लिए क्या चीज खर्च हुआ होगा? एक तो पहले सेल वॉल, ये देखिए इतना सेल वॉल ऊपर से, इतना सेल वॉल नीचे। सेल वॉल ऊपर है ना, है नहीं है? ये सेल वॉल देखिए ऊपर नीचे भी तो सेल वॉल का हिस्सा आ रहा है, तो आप बोलेंगे सेल वॉल। कैसे बनता है? तो इसको लिखिएगा मेड बाय। मेड बाय किससे बनेगा? सेल वॉल से बनेगा। सेल वॉल का हिस्सा खर्च होगा क्योंकि अंदर इसमें सेल मेम्ब्रेन है। देखिए ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन है ना, ये अंदर की साइड में सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन देखिए, इसका सेल मेम्ब्रेन, इसका सेल मेम्ब्रेन जुड़ गए। देखिए मैंने बनाया सेल वॉल के जस्ट नीचे सेल मेम्ब्रेन होती है, तो दोनों का सेल मेम्ब्रेन भी आपस में जुड़ गया। देखिए मैंने बाहर की लाइन बनाई है सेल मेम्ब्रेन, उसका चीज क्या इन्वॉल्व होगा? सेल मेम्ब्रेन इन्वॉल्व होगा। एक चीज और होता है, दोनों का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कनेक्ट होगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कनेक्ट होगा
क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मदद से ही ट्रांसपोर्ट होगा। पाइप का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? पाइप है, यहाँ से यहाँ कोई चीज़ पहुँचानी है, पाइप के रास्ते जाएगी, वो पाइप पतला सा पाइप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके बीच में होगा, इसकी चीज होता है जाल। समझ में आ रहा है? इसके ऊपर कुछ रहता है, हाँ, इस जंक्शन के ऊपर कुछ रहता है। ऊपर कुछ नहीं रहता है, ये एक रास्ता बना हुआ है, इस रास्ते को बनाने के लिए कुछ चीज़ें पार्टिसिपेट आ गई। ठीक है, अंतर प्रणाली जल का हिंदी में बोलते हैं, इनको प्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते बोलते हिंदी भी आ गई थोड़ी सी। हाँ, पीपी बोर्ड से पढ़ा हूँ, लेकिन तुम लोगों को पढ़ाते पढ़ाते ना थोड़ी सी हिंदी भी आ गई है। समझ में आ रहा? वरना हिंदी के वर्ड नहीं आते, तो बताइए। हाँ, थालेक्वाइड किस पर? थालेक्वाइड की मेम्ब्रेन आपको क्लोरोप्लास्ट के अंदर मिलेगी। किसको जोड़ता है? स्ट्रोमा लैमली। ये कह रहे हैं कि दो ग्रेनम को जोड़ने वाला कनेक्शन स्ट्रोमा लैमली, वो थैलेमस उसमें क्लोरोप्लास्ट के अंदर की बात है, वो अलग चीज़ है। ठीक है।